Hello guys, welcome back. My name is Chandra Sawan. So last क्लास में हमने बात की थी प्रियम्बल के बारे में, जहां पर हमने उसके मेन टर्मिनोलॉजीज और कंसेप्चुअल टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात की थी. हमने वी द पीपल ऑफ इंडिया के बारे में, हमने सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक टर्मिनोलॉजी के बारे में भी डिस्कस किया. ये सब चीजें हमारे प्रीवियस वीडियो में भी रही. नाउ हम आगे बढ़ करते हैं प्रियम्बल के आगे की टर्मिनोलॉजीज, उन शब्दावली के बारे में जहां कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक टर्म्स को डिफाइन किया गया. द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम वाज रिपब्लिक, जिसकी चर्चा आज हमें करनी है, गणतंत्र. उससे पहले हमने बात की थी डेमोक्रेटिक को लेकर, लोकतंत्र के बारे में हमने पूरी डिटेल डिस्कस किया था. उससे पहले हमने बात की थी सेक्युलर को लेकर, आप सभी को ये टर्मिनोलॉजी याद होंगी, धर्मनिरपेक्षता को संबंध में. और उससे पहले हमने बात की थी सोशलिस्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में. हालांकि सोशलिज्म एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी हमने सिर्फ समराइज करने की कोशिश की थी. एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिसे हम कहते हैं सॉवरेन, संप्रभुता या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो उसके बारे में चर्चा की. और सबसे पहला टर्म जो हमारा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग. हमने इन शब्दावली पे पूरी चर्चा की है. आज हमारी चर्चा होनी है गणतंत्र को लेकर, रिपब्लिक को लेकर. अगेन रिपब्लिक भी एक बड़ा टर्मिनोलॉजी है, इसमें कई सारे डिबेट है, कई बारे डिस्कशंस हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उसे समराइज फॉर्मेट में डिफाइन करें तो रिपब्लिक से क्या मतलब है. रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कई बार रिपब्लिक और डेमोक्रेसी को लेकर या डेमोक्रेटिक सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा मिंगल या यूं कहें बहुत कंसेप्चुअली इक्वलाइजेशन मिलता है. रिपब्लिकिज्म की इंपॉर्टेंस वहां ज्यादा होती है जहां माइनॉरिटीज कम्युनिटी रहती हो. माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करते हुए रिपब्लिक आइडियोलॉजी को स्टैब्लिश किया जाता है. फिर भी हम कंसेप्चुअल लेवल की अगर हम बात करें तो रिपब्लिकिज्म का बेसिक मीनिंग है हेड ऑफ द स्टेट के अपॉइंटमेंट से. अगर हेड ऑफ द स्टेट कोई किंग है तो उस सिस्टम को हम मोनार्क कहते हैं, और यू कैन से मोनार्ची, राजतंत्र व्यवस्था. लेकिन अगर हेड ऑफ द स्टेट पीपल सिलेक्टेड है और यू कैन से जनता का ही उस पर अधिकार हो, तो उसे हम रिपब्लिकिज्म के रूप में देखते हैं. अब इसमें कंट्रोल किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना क्रिएट होना. डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, और उस गवर्नमेंट पे अगर जनता द्वारा इलेक्ट किया गया है तो उस गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक स्टेट भी कह सकते हैं. लेकिन जब राष्ट्र के अधिकारों की बात होती है, स्टेट की बात करते हैं, यहां स्टेट कौन है? इंडिया. भारत के अध्यक्ष के रूप की बात करते हैं, जिसका अधिकार पूरे भारत पे होगा अगर वो राजतंत्र व्यवस्था में कोई अपॉइंटेड है या यूं कहें राजा का बेटा ही है तो मोनार्ची है. और अगर वो पब्लिक द्वारा इलेक्टेड है, जनता का प्रतिनिधि है, तो रिपब्लिक. इसका मतलब ये है कि भारत एक लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों है, क्योंकि भारत की सरकार का निर्माण भी जनता द्वारा होता है और भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्माण भी जनता द्वारा होता है, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं. ठीक है. सो ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके बारे में हमने लास्टली क्लास में बात की थी, और आज हमने रिपब्लिकिज्म की ओर बढ़े. अब हम आगे बढ़ते हैं भारत के संविधान के उस तर्क के बारे में जहां पर हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम की बात की थी. सो आगे चर्चा को हम बढ़ाए रखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के रिपब्लिकिज्म के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं, जहां पर उस ऑब्जेक्टिव की डिस्कस की गई. और लास्ट क्लास में भी हमने बताया था कि किन किन शब्दों के बारे में बात हुई. यहां पर जस्टिस, न्याय के विषय में बात हुई, फिर लिबर्टी, स्वतंत्रता के विषय में बात की गई, इक्वालिटी, समता का भाव रखा गया, एंड द फोर्थ वन इज फ्रेटर्निटी, बंधुता. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव है, यू कहें. ठीक है. सो इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव के रूप में देखते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम राज व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था का उद्देश्य. संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में ये उद्देश्य स्थापित किए कि भारतीय नागरिकों को न्याय प्राप्त हो, स्वतंत्रता प्राप्त हो, समता का प्राप्त हो और बंधुता प्राप्त हो. इन चारों टर्मिनोलॉजीज पे हमें डिस्कस करना है, इस पे थोड़ी बहुत चर्चा करनी है. हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिविल लेवल पे अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं.
सो बेसिकली जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये 4 टर्मिनोलॉजी है जिनके बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करनी है। सो पहला तर्क रखते हैं जस्टिस के बारे में। व्हाट इज जस्टिस? न्याय क्या है? न्याय के रूप में हमारे पास 3 मापदंडों के बारे में बात की गई। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में बताया गया जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवल पर होनी चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई। नाउ द आइडिया इज व्हाट इज जस्टिस। जो टर्मिनोलॉजी जस्टिस है वो जस एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब है बॉन्डिंग, बांधना। इसका तर्क यह है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह जरूरी होगा कि समाज में ऐसे कानूनों का निर्माण हो, ऐसी विधि व्यवस्था का निर्माण किया जाए जिससे कि समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बंधन पैदा होता हो, लोग मिलकर आपस में रहते हो। वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट, जस्टिस का एक बहुत अच्छा सिंबल है दैट वी कॉल बैलेंस, तराजू। आपने कई कानून की मूर्तियों में देखा होगा, इसी को हम जस्टिस के रूप में देखते हैं। सो जस्टिस का प्रिंसिपल क्या हो गया? बैलेंस करना, समाज में संतुलन की स्थापना करना। संतुलन को बनाए रखना ही न्याय का उद्देश्य रूप होगा, और यह संतुलन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में होना चाहिए। तीनों लेवल पे ये बराबरी हो। जस्ट एन एग्जांपल, सामाजिक लोग जो हैं, अगर समाज के कुछ लोगों को अधिक अधिकार प्राप्त है तो ये जरूरी होगा कि पिछड़े वर्गों के लिए सरकार कुछ करे जिससे उन्हें समाज के उच्च वर्गीय लोगों के साथ बराबरी का मौका मिल सके, तभी ये जस्टिस है। इकोनॉमिक लेवल पे कुछ लोगों के पास अपने स्वास्थ्य के इलाज या अपनी समस्याओं के इलाज के लिए पैसा है, जस्ट कोविड कंडीशन में हम देख सकते हैं, लेकिन ऐसे में अधिक समुदाय या एक मेजॉरिटी लेवल पे लोगों के पास पैसा नहीं, तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि उन लोगों को मेडिकल सप्लाई या मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करे, और ऐसे में तभी ये बैलेंस हो पाएगा। ठीक है। पॉलिटिकल लेवल पे सामाजिक तौर पे सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। कुछ लोगों के पास पैसा है, कुछ लोगों के पास व्यवस्था है कि वो चुनावी व्यवस्था में ये अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर उनके पास अधिकारत्व है सामाजिक तौर पे या आर्थिक रूप से, लेकिन राजनीतिक तौर पे सबको बराबर अधिकार मिले तो वो राजनीतिक रूप में स्थापना की जाती है। अ गुड एग्जांपल ऑफ इट, इलेक्शंस में ये बात रखी जाती है कि महिलाओं को हर तीसरा चुनाव महिलाओं के नाम पर रिजर्व होता है, पंचायत में उनकी सीट रिजर्व की जाती है, परीक्षा स्तर पे पिछड़े समुदाय की व्यवस्थाओं पर ध्यान रखा जाता है। फिलहाल पॉलिटिकल लेवल पर यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात की गई है। सोशलिज्म में आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन देकर उन्हें समर्थन दिया जाता है। इकोनॉमिक लेवल पर सरकार योजनाएं बनाती है, मुद्रा योजना हो या फिर आपके एमएसएमई को लेकर योजना हो, सरकार द्वारा किसी तरह की धनराशि प्रदान करनी हो, तो ये सब क्या है? सरकार का न्याय रूप है, क्योंकि न्याय के रूप में सरकार को सामाजिक संतुलन बनाए रखना है, और यह संतुलन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से होना चाहिए इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हम आगे बढ़ते हैं लिबर्टी की ओर, स्वतंत्रता। अब लिबर्टी को लेकर बहुत सारे डिबेट्स है, इसमें जेएस मिल की स्टोरीज भी हैं या और भी जो राइटर्स हैं, लास्की हो या कहीं और, उन्होंने लिबर्टी पे कई थॉट्स दिए हैं। पर लिबर्टी के 2 मायने हम देखते हैं, 2 तरह की लिबर्टी। एक लिबर्टी जिसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड लिबर्टी या पॉजिटिव लिबर्टी, और एक होता है अनरेस्ट्रिक्ट लिबर्टी। ठीक है, हम उसे नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के रूप में देख लेते हैं टू बी अंडरस्टैंड क्लियरली। तो एक हो गया नेगेटिव लिबर्टी और एक हो गया पॉजिटिव लिबर्टी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों तरह की लिबर्टी की बात करता है। नेगेटिव लिबर्टी पर्सनल स्फीयर की बात करता है, व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत जीवन की बात करता है। पॉजिटिव लिबर्टी पब्लिक लेवल की बात करता है या सामूहिक जीवन की बात करता है। सो पर्सनल लिबर्टी में, व्यक्तिगत जीवन में सरकार को कोई अधिकार नहीं कि वो किसी भी तरह का हस्तक्षेप करे, नो स्टेट इंटरफेरेंस। लेकिन जब आपका जीवन से किसी दूसरे को प्रभाव होता है तो आपका जीवन व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक हो जाता है। अगर आपके जीवन की किसी भी गतिविधि से समाज के दूसरे व्यक्ति पर या दूसरे हिस्से पर या किसी और व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सरकार को पूरा अधिकार है कि वो उसमें स्टेट इंटरफेरेंस कर सके ताकि दूसरे के जीवन को सुरक्षित कर सके। हम बहुत कॉन्सेप्चुअली बात कर रहे हैं, अभी हम डिटेल की बात नहीं करेंगे, हम बहुत बेसिक अंडरस्टैंड की बात करते हैं। तो सरकार के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की लिबर्टी की बात कॉन्स्टिट्यूशनली कही, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में इस पर कहीं लंबी चर्चा रही।
नेगेटिव लिबर्टी के रूप में मैं अपना व्यक्तिगत जीवन में चाहे कुछ भी करूं, सरकार इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह का कार्य करने का पूरा अधिकार है। लेकिन जब तक ये कार्यविधि व्यक्तिगत हो, आपके व्यक्तिगत जीवन से किसी और को अगर प्रभाव पड़ता है तो वो व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक रूप ले लेता है, और सामूहिक रूप की स्थिति में स्टेट इंटरफेरेंस पूरा है, सरकार को पूरा अधिकार है। आप अपने घर में कुछ भी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप अपने घर के आसपास कोई ऐसी गतिविधि करते हैं जिससे पड़ोसी को या किसी को नुकसान पहुंचता है, तो फिर वो सामूहिक है, सरकार को पूरा अधिकार है उसमें इंटरफेयर करने का। सो किसी भी तरह से व्यक्तिगत जीवन में सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन अगर कोई जीवन सामूहिक रूप से नुकसान है तो सरकार को अधिकार है कि उस संबंध में कानून बनाए, उस संबंध में किसी भी तरह की विधि व्यवस्था को निर्माण करे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। ये सरकार का दायित्व है। तो ऐसे में लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 बातें हैं, पेपर में ध्यान रखिएगा। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 चीजों की बात की गई और यहां लिबर्टी दी गई है। लिबर्टी की बात है हम अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, दैट इज पर्सनल लिबर्टी। लेकिन आपकी मन की भावनाओं से किसी और को अगर चोट पहुंचती हो, दैट बिकम अ पब्लिक फॉर्मेट। जस्ट एन एग्जांपल, मैं कुछ भी कह सकता हूं, राइट टू स्पीच इज माय राइट, मैं कुछ भी कह सकता हूं, पर्सनल लिबर्टी। लेकिन मेरी कही गई बात किसी को अपमान करती है, किसी को मानसिक रूप से प्रभावित करती है, तो फिर वह सामूहिक होती है। सरकार वहां राइट टू स्पीच पर रेस्ट्रिक्शन लगाएगी, एक सीमा बांध देगी कि आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, तब तक सरकार कुछ नहीं कहेगी। लेकिन आपकी कही गई बात से किसी को नुकसान पहुंचता है तो फिर सरकार उसको दंड देने को अधिकार रखती है। तो यहां पर ये क्लियरिटी रखिएगा। सो इस लिहाज से ये सब हमारे लिबर्टी कॉन्सेप्ट में है। अब हम बात करते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी एक बड़ा डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है। यहां पर एक बहुत जरूरी बात यह है कि इक्वालिटी का मतलब समानता से बिल्कुल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन एब्सोल्यूट इक्वालिटी को नहीं मानता, बल्कि सोशल इक्वालिटीज या जस्टिस इक्वालिटी को डिफाइन करने की बात करता है। सरकार का दायित्व, कॉन्स्टिट्यूशन का यह ऑब्जेक्टिव है कि वो समाज को बराबर बनाए। संविधान ये मानता है कि समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक तौर से मतभेद है, अंतर्भेद है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों ही तरह से हमारे यहां सेपरेशन है। तो ऐसे में उन लोगों को बराबरता का अधिकार देना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है समाज को बराबर बनाना है, और इसीलिए इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात होती है। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, स्तर व अवसर की समानता, स्तर व अवसर की समानता। अब स्तर क्या है? जस्ट एन एग्जांपल हम बात करते हैं, सभी तरह के क्लर्क अगर हम बात करें और सभी तरह के आईएएस दोनों ही भारत सरकार के मुलाजिम हैं, तो क्या दोनों को बराबर की तनख्वाह देंगे? दोनों को बराबर का वेतन के साथ साथ बराबर की शक्तियां प्राप्त हो? नहीं, स्टेटस के अकॉर्डिंग। स्टेटस क्या है? सभी क्लर्क को एक समान सैलरी वेतन प्राप्त होगा, इक्वालिटी ऑफ, और सभी आईएएस को एक समान अधिकार, लेकिन दोनों को बराबर नहीं किया जा सकता। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, जिसे हम कहते हैं इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, जो आपस में बराबर हैं उन्हें बराबर का अधिकार मिलेगा, और जो आपस में बराबर नहीं है उसे बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा। जस्ट एन एग्जांपल, मेट्रो की यात्रा में, दिल्ली मेट्रो जो चलती है या किसी और जगह पे कोई गाड़ी वाड़ी है, अगर वहां पर महिला सीट रिजर्व है, वुमेन सीट रिजर्व्ड है, तो कोई भी महिला उस सीट में बैठ सकती है, पुरुष को अधिकार नहीं प्राप्त होगा। लेकिन अगर किसी सीट पे महिला पुरुष की बात नहीं है तो वहां दोनों को अधिकार है। कल पुरुष के लिए सीट रिजर्व कर दी गई तो पुरुष को भी पूरा अधिकार होगा, फिर वहां महिला नहीं बैठ सकती। अगर कोई सीनियर सिटीजन की सीट रिजर्व है तो वहां सीनियर सिटीजन का राइट है, कोई भी महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों को अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में इक्वालिटी अमंग इक्वल्स की बात करते हैं। जो लोग आपस में बराबर हैं उन्हें बराबर के अधिकार होंगे, जो आपस में बराबर नहीं है उन्हें बराबर नहीं मिलेगा। महिलाओं को महिलाओं में बराबरी का अधिकार होगा, पुरुष को पुरुष के बराबर के अधिकार होगा अगर सीट रिजर्व्ड कंडीशंस हैं। और अगर सरकार ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगाती तो सरकार दोनों को बराबर का अधिकार दे सकती है। लेकिन सरकार का उद्देश्य क्या होगा? संवैधानिक तौर पर समाज को बराबर बनाना है, स्टेटस हो या अपॉर्चुनिटी के लेवल पे हो। कोई डाउट हो तो इसमें जरूर पूछेगा। कुछ समय के बाद एक लाइव क्लास में भी जरूर पहुंचूंगा, और लाइव क्लास के दौरान आपसे क्वेरी होंगी, आपके सवाल होंगे। हमारे पिछले 5-6 वीडियोस जो होंगे या लेक्चर जो हमने डिलीवर किए हैं, आप उन्हें देखिएगा। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा
आप लाइव क्लास के दौरान पूछ सकते हैं। हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, बात करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। फिलहाल बात करते हैं अगले मुद्दे पर, जहां पर बात हुई है फ्रेटर्निटी की, बंधुता की। जहां संविधान का उद्देश्य है समाज को न्याय प्रदान करना, सभी सामाजिक लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करना और सभी को बराबरी का अधिकार प्रदान करना। लेकिन यह तभी संभव होगा जब समाज एकजुट हो, बंधुत्व की भावना में हो, ब्रदरहुड में हो। सो ब्रदरहुड को मेंटेन करना सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, चाहे वो इंडिविजुअल की बात हो, ठीक है, और चाहे वो नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात हो। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी होगा कि सरकार भाई बंधुत्व की भावना को पैदा करे। इसके लिए सरकार कई तरह के कल्चरल प्रोग्राम करती है, सांस्कृतिक समारोह होते हैं, खेल जगत के प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें सरकार पार्टिसिपेशन बढ़ाती है, सभी लोगों को यूनाइट करती है और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखती है। सो दिस इज व्हाट द 4 पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है, ठीक है। इन सबको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेंगे, चारों पॉइंट आप कवर कर लीजिए। हम इसके आगे की बात करते हैं। सो यहां देखते हैं हम आगे की ओर कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रिंसिपल्स को मैं एक समराइज कर रहा हूं। समराइजेशन को प्रॉपर्ली देखिएगा, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज। भारतीय नागरिक यही वो लोग हैं जो भारत के संविधान के निर्माण करते हैं और इन्हीं की शक्तियों का से भारत के संविधान का निर्माण किया गया। सो दीज आर द पीपल ऑफ इंडिया। एंड हु द पीपल ऑफ इंडिया? भारत के लोग कौन हैं? वी, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग ही भारत के संविधान को अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो सोर्स ऑफ पावर है, सोर्स ऑफ पावर, संविधान की शक्ति, वो कहां से प्राप्त है? यहां से प्राप्त है। इस संविधान की शक्ति को हम आगे की बात करते हैं। संविधान ने यह शक्ति प्रदान करी है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, द स्टेट, ठीक है, स्टेट, और राज्य का अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति को संवैधानिक द्वारा शक्तियां प्रदान की गई कि वो भारत की सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं का निर्माण करे। सो ऐसे में, और यही राष्ट्रपति की शक्तियों के साथ या राष्ट्रपति के आदेश अनुरूप सारी सरकार का निर्माण किया जाता है और दिस विल बी गवर्नमेंट। एक सरकार का निर्माण होता है जो सारी व्यवस्थाओं का निर्माण करती है, दैट वी कॉल गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज है और यही गवर्नमेंट फिर इन लोगों के लिए डेवलपमेंट का काम करेगी, क्योंकि सोर्स ऑफ पावर के रूप में संविधान है। सो दिस इज द सोर्स ऑफ पावर। जनता ही अपने प्रतिनिधि के रूप में सरकार का निर्माण करती है, ठीक है, क्योंकि संविधान की सारी शक्ति इनके पास है, यही से सब कुछ चलता है। जनता के रूप में फिर भारत के राष्ट्रपति के रूप के बाद सरकार का भी निर्माण जनता करती है। सो जनता सरकार का निर्माण करती है, तो इट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी जनता द्वारा होता है, सो इट इज रिपब्लिकिज्म। गणतंत्रवाद या गणतंत्रता, ठीक है। तो गणतंत्र के रूप में राष्ट्रपति, डेमोक्रेसी के रूप में ये है, और हमारी शक्ति संवैधानिक रूप में इनके पास है, तो ये हो गया हमारी सॉवरेन पावर। तो संविधान की पूर्ण शक्ति किसके पास है? एट द एंड संप्रभुता के रूप में संविधान है, जिसकी शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। तो एट द एंड संविधान जो है संप्रभु रूप में आता है, जो 26 जनवरी 1950 के रूप में स्टैब्लिश हुआ था। उसी दिन भारत ने राष्ट्रपति का निर्वाचन किया, तो इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम के रूप में भारत कब आ गया था? लोकतांत्रिक रूप में 1957 के रूप में हमारे यहाँ एक सरकार, चुनी हुई सरकार को रूप में रखा गया। डायरेक्ट इलेक्शन बाद में हुए थे, ये बात अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है। नाउ दिस वाज द ओरिजिनल पॉइंट ऑफ दैट। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पॉइंट में शामिल था, जहां बताया गया था कि भारत की जनता के द्वारा ही एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन बनेगा। बट लेटर ऑन
इस बात पे भी चर्चा हुई कि डेमोक्रेटिक के साथ, सॉवरेन के साथ इंडिपेंडेंट शब्द को हटा दिया गया और ये रूप में शामिल हो। लेटर ऑन, बाद में बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, 42वें संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी ने इसमें एक बदलाव किया और दो नए शब्दों का निर्माण किया। एक है सोशलिस्ट, सामाजिकता, और दूसरा था हमारा सेक्युलर। ये सब पढ़ चुके हैं हम, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है। सो इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन द्वारा इन चीजों को शामिल किया और उसको इंक्लूड करके प्रेजेंट कर दिया। अब ये देखिए, जरूरी यह था कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना है जिसकी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त हुई है, गणतंत्र के रूप में स्थापित है, और वो शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सरकार को मिली है और सरकार का निर्वाचन भारत की जनता द्वारा होती है। इलेक्टेड, यू कैन से डायरेक्टली इलेक्टेड, और भले ही ये क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, लेकिन जनता द्वारा है। ठीक है। सो ये सिस्टमेटाइजेशन डेवलप हुआ। इस सरकार ने भारत की जनता को क्या देने का वादा किया? इस सरकार ने, या इस संविधान द्वारा भारत की जनता को क्या प्राप्त होगा? चार चीजें जो हमने बात की, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये चार चीजें थी जो बाद में ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उद्देश्य के रूप में देने की बात की थी। तो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जो आप प्रॉपर्ली एक सर्कलाइट में देख रहे हैं। भारत की जनता ने की शक्ति संविधान को प्राप्त हुई, जिससे वो एक संपूर्ण प्रभु राष्ट्र के रूप में बना, क्योंकि शक्ति किसके पास है? संविधान। और संविधान को कहां से प्राप्त हुई? भारत की जनता से। और उसके बाद भारत की जनता की शक्ति राष्ट्रपति के पास पहुंचती है, जो भारत की जनता द्वारा ही चुना जाता है। तो ये रिपब्लिकन फॉर्म है। यही शक्ति फिर सरकार के पास पहुंचती है राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि सरकार को राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं, उनके सारे मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, और वो सरकार का निर्माण भी जनता द्वारा होता है। बाद में चल के भारत की सरकार की इस शक्तियों को दो रूप में बताया गया। इंदिरा गांधी ने कहा कि भारत की सरकार का कर्तव्य समाज कल्याण के रूप में होना चाहिए और वो धर्म के संबंधों में या धार्मिक कार्यों से दूर होना चाहिए। तो ये चीजें इसमें इनबिल्ट हुई। ये सारी कार्य व्यवस्था हमारी 26 नवंबर 1949 के दौरान स्टार्टअप होने की बात कही गई थी, लेकिन लेटर ऑन 26 जनवरी 1950 को पूरे संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। सो दीज आर द प्रॉपर्ली फैक्ट्स ऑन दैट हियर। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की और जो पेपर से जुड़ा रहेगा। सो सम ऑफ द फैक्ट्स आप यहां पर देखेंगे, कुछ पॉइंट्स हम इसमें कवर करते हैं, मैं इनको मिटा देता हूं और आगे वाले पॉइंट्स में हम बात करेंगे। ऐसे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे पेपर से जुड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो एक्सेप्ट फॉर द सिविल सर्विसेज, क्योंकि वहां डिटेल डिस्कशन बहुत होता है, हम उसमें करेंगे जब हमारा सिविल सर्विसेज का अपना अलग चैनल या अलग तरीके से उस पर वीडियोज आएंगे तो हम उसमें डिफाइन करेंगे। फिलहाल कुछ फैक्चुअल बातों की बात करें। फैक्ट्स ऑफ प्रीएम्बल, ये फैक्ट्स रिलेटेड टू द प्रीएम्बल, प्रस्तावना से जुड़े तथ्य। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इससे जुड़ा बहुत बड़ा विवाद है, कई सारे केसेस है, चाहे वह एन गोपालन से हो, रमेश थापर से हो या बाद में। तो इंपॉर्टेंट बात है, प्रीवियस एक केस में कहा गया कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, या यूं कहें कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करें। लेकिन केशवानंद भारती मामले में इस बात पर तर्ज दी गई, 1973 में आया था वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, हम बस वनडे एग्जाम से रिलेटेड की बात कर रहे हैं, उसमें ज्यादा फैक्ट्स डिटेल की इसकी बात नहीं करेंगे। केशवानंद भारती केस 1973 24 अप्रैल में जब हुआ था, तो उस जजमेंट में यह बात कही गई थी कि प्रीएम्बल की अवधारणा पर या प्रीएम्बल पे ही भारत की संविधान की नींव देखी जा सकती है। इसे ही बाद में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। किसको? प्रीएम्बल को ही। प्रीएम्बल has been considered the part of basic structure of the constitution। प्रस्तावना को ही संविधान का
मूल ढांचा माना गया। ये बात यहां पर भी हुई और मुख्य तरह से जो हमारा मिनर्वा मिल्स केस है 1980s का, उसमें भी ये बात रखी गई थी। तो यहां पर प्रीएम्बल को लेकर बात हुई। इससे पहले 1950s में इसमें कई सारे डिबेट्स और चर्चा है, कई सारे केसेस हैं। 1967 के दौरान गोलकनाथ केस में भी ये बात उठी थी। संविधान की इस प्रस्तावना को संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जा रहा था। प्रीएम्बल को इसकी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी। हम एक स्पेशल केस वीडियो लेक्चर्स में लेके आएंगे, केसेस रिलेटेड टू द प्रीएम्बल, और जो केसेस में क्या क्या बात हुई, प्रीएम्बल को लेकर क्या चर्चा हुई, और अभी भी बाबरी मस्जिद के केस के दौरान इस पे चर्चा हुई थी। तो पेपर के लिए बहुत जरूरी है। सो प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का अंग है। हम बात कर चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल की, जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, एंड लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। नाउ अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो हम केशव आनंद भारती के बाद देखते हैं, जो प्रीएम्बल से जुड़ी हुई तथ्यों के रूप में दिखता है, प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड वंस सो फार। प्रस्तावना को अब तक केवल एक बार संशोधित किया जा चुका है, और उसकी चर्चा हमने की थी किसमें? बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत, जिसमें मुख्यतः चेंजेस और बारीक भी है, कॉमा है, सब कुछ है, लेकिन मुख्यतः जो मेनली है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 शब्दों की इसमें शामिल किया गया था। एंड जो वर्ड है ना, वो भी इंक्लूड हुआ था, लेकिन पेपर नहीं पूछता उस पर। सो सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 खास टर्मिनोलॉजीज है जो इंदिरा गांधी द्वारा बाद में जोड़ा गया था। अब इससे पहले बड़े विवाद हैं, जो केशव आनंद भारती से जुड़ा भी है। क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे को, संविधान के मूल ढांचे को बिना तोड़े, बिना मरोड़े। Without the breaking the basic structure of the constitution, the preamble is subject to the amendment. ये बात ध्यान रखिएगा, पेपर गिल्ड से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावना संशोधनीय है बशर्ते वो संविधान के मूल ढांचे को ना बिगाड़े। हम इसे दूसरे रूप में ये भी देख सकते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन इसमें शब्दों को शामिल करने से हो सकता है, उसको तोड़ने से नहीं हो सकता। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक दो बात और जोड़ लेते हैं। जो कमेंट इसमें दिया जाता है, प्रस्तावना को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा गया। जन्म कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी प्रस्तावना को संविधान का राजनीतिक कुंडली या जन्म कुंडली कहते हैं। जिस तरह से एक कुंडली के आधार पर, जो हिंदू माइथोलॉजी के तहत है, एक कुंडली के आधार पर किसी व्यक्ति के भविष्य की कल्पना की जा सकती है, ये जाना जा सकता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, कि वो किस नेचर का होगा और आने वाले समय में उसके साथ क्या क्या चीजें होंगी या उसका भविष्य के रूप कैसे होगा, कल्पना की जा सकती है। वैसे ही के मुंशी कहते हैं कि प्रस्तावना के अगर ढांचे को पढ़ा जाए या प्रस्तावना को ढंग से अंडरस्टैंड किया जाए तो हम इसकी राजनीतिक कुंडली के रूप में दिखा देते हैं। हम इसे राजनीतिक कल्पना देख सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र है, भारत में गणतंत्र है, और उसकी विचारधारा के रूप में, उसकी ऑब्जेक्टिव के रूप में यहाँ जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड साथ में लिबर्टी की बात की गई है। सो दीज आर द के मुंशी। एक और इंपॉर्टेंट है की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कुंजी। संविधान की कुंजी किसने कहा था? संविधान की कुंजी कहा था अर्नेस्ट बाकर ने। ठीक है, सो अर्नेस्ट बाकर ने इसमें को कहा गया कि ये संविधान की कुंजी है। सो अगला एक इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं, आप इसके बारे में पढ़िएगा। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा, प्रीएम्बल को किसने कहा? Who said the preamble as the soul of the constitution? किसने संविधान की आत्मा के रूप में प्रस्तावना का जिक्र किया, या यूं कहे कि किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा? यह सवाल इंपॉर्टेंट है, पेपर से जुड़ा रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अब मैं आता हूं आपके उस सवाल को लेकर जो पिछले क्लास के दौरान पूछा गया था। पिछली क्लास में हमने पूछा था कि 21वें संविधान संशोधन
या यूं कहें हमने बात की थी मतदान को लेकर। लास्ट क्लास के दौरान हमने मतदान से जो सवाल पूछा था वो ये था कि 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कब किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इन विच ईयर या बाय विच अमेंडमेंट द एज ऑफ वोटिंग राइट्स वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18। तो आपको बताना है। कुछ लोगों ने इसमें कमेंट किया था, मुझे इनके नाम खास तौर पे याद नहीं है। जवाब उनके सही है 61st अमेंडमेंट। 61वें संविधान संशोधन 1988। ध्यान रखिएगा। अब इसमें दो क्वेश्चन हैं। 61वें संविधान संशोधन से 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 किया गया था। ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था हम लोगों ने। 21 को घटाकर 18 किया गया था। अब कानून तो 88 में पास हुआ था लेकिन लागू 89 में हुआ था। तो यहां कंट्रोवर्सी जो है वो क्लियर होगी। किस संविधान संशोधन द्वारा? 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा 1989 में 1989 में 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 किया गया। दो खास बात है। कानून है 61वां संशोधन 1988, 61st अमेंडमेंट 1988। द लॉ वाज क्रिएटेड एंड इन 1989 इट वाज इंप्लीमेंटेड। राष्ट्रपति के सिग्नेचर कंप्लीट होने के बाद ये कंप्लीट 1989 में हुआ। तो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम जीएसटी बिल की बात करते हैं तो जीएसटी बिल को 2016 में पास किया गया था और 2017 में उसे 1 जुलाई से लागू कर दिया गया था। किस वर्ष लागू हुआ था? 2017 में लागू हुआ था। किस वर्ष बना था? किस वर्ष ये कानून बना था? 88 में और लागू हुआ था 89 में। फिलहाल अगला क्वेश्चन आपको रहेगा, भारतीय प्रस्तावना को या संविधान की प्रस्तावना को किस व्यक्ति ने या किस महान पुरुष ने संविधान की आत्मा के रूप में कहा? ये बात आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगली क्लास के दौरान इस पर चर्चा भी करेंगे और आने वाली क्लास में कभी नेक्स्ट वाली में या उससे अगली वाली में हम लाइव क्लास के रूप में आएंगे। कुछ क्वेरीज होंगी आपकी जो सामने आप पूछना चाहते हैं, प्रीवियस लेक्चर से जुड़े हुए कुछ क्वेरीज होंगे, आप पूछिएगा, आपसे उस पर चर्चा करेंगे। प्रेमबर का ये चैप्टर हमने यहाँ कवर कर रहा है। इससे जुड़े और भी फैक्ट्स हैं जो आपकी किताबों में है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो सभी पढ़ते भी होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो सभी को पढ़ते रहिए, फैक्ट्स को कंप्लीट कीजिए। 4 बातें अगर मैंने कही है तो 10 बातें आप भी जोड़िए। पेपर करीब है तो पेपर की तैयारी जोर शोर से लगे रहे। आगे क्लास में मिलते हैं जल्दी। मैं चंदा सावन आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।